Hello student, today we will start chapter number 10, the Nationalist Movement. Introduction. The revolt of 1857 brought the India under the direct administration of the British Crown. 1857 के रिवोल्ट की वजह से क्या हुआ था कि इंडिया जो था ब्रिटिश क्राउन के अंडर में डायरेक्ट आ गया था, मतलब इंडिया जो था एक तरीके से ब्रिटिशर्स का गुलाम बन गया था। द ईयर फॉलोइंग दिस इवेंट सॉ अ नंबर ऑफ डेवलपमेंट। और आने वाले कुछ सालों में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, काफ़ी सारे चेंजेस भी आए। देयर वॉज अ ग्रोथ इन द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म। लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जाग गई, लोगों के अंदर भाईचारे की भावना जाग गई। पीपल बिकेम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया। लोगों के अंदर ये भावना आ चुकी थी कि अब जो भारत है वो भारत देश जो है, भारत के लोग देश जो है वो लोगों का है, भारत के लोगों का है। चाहे इंडिया, चाहे वो लोग किसी भी क्लास के हों, उनका चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी कलर हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी भाषा हो। द कंट्री, इट रिसोर्सेज एंड इट सिस्टम वर मीन फॉर हर पीपल। देश के जो रिसोर्सेज हैं या देश का जो सिस्टम है वो लोगों के लिए है। द ब्रिटिश एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड द लाइफ ऑफ द पीपल। और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अब हमारे देश के रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे, यहाँ तक कि लोगों की लाइफ, जिंदगियों के ऊपर भी कंट्रोल कर रहे थे। Thus it became important for the people to end their rule to gain freedom। तो अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था लोगों के लिए कि जो ब्रिटिशर्स का रूल है उसको एंड किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए और आज़ादी हासिल की जाए। एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म जो था वो कैसे उठा? ऐसे तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से नेशनलिज्म की जो भावना थी वो लोगों के बीच में आ चुकी थी। अंडर द कलोनियल रूल के दौरान, कलोनियल रूल मतलब हम यहाँ ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, कलोनियल रूल के दौरान इंडिया वॉज यूनिफाइड। तो जो पीरियड ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल कर रहे थे उस पीरियड में इंडिया जो था पूरी तरीके से एक हो चुका था, यूनिफाइड हो गया था। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म लॉ एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द एंटायर कंट्री। ब्रिटिशर्स ने पूरे देश के लिए, पूरी एंटायर कंट्री के लिए, पूरे इंडिया के लिए एक ही तरीके के नियम, कानून, सिस्टम लॉन्च कर दिए थे। New means of transport and communication, such as railway and the telegraph, were introduced for the better and efficient administration। अच्छे तरीके से काम किया जा सके इसीलिए नए नए तरीके के ट्रांसपोर्ट, आने जाने के तरीके, कम्युनिकेशन, नए नए बात करने के तरीके, ये सारी चीज़ें आ चुकी थी। जैसे रेलवे आ चुका था, टेलीग्राफ आ चुका था। Though the main purpose behind these measures was to introduce to administer the country better, it also helped in developing a feeling of the oneness among the people। हालांकि इसका मेन पर्पस तो यही था कि कंट्री को अच्छे से चलाया जा सके, अच्छे से उसको देखा जा सके, उसके काम किए जा सके। लेकिन लेकिन टेलीग्राफ और रेलवे, नए नए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के आने की वजह से क्या हुआ, लोगों के बीच में एक फीलिंग आई, एक भावना जगी, किसकी? वननेस की, एकता की, कि हम सब एक हैं। वेस्टर्न एजुकेशन ऑल्सो ब्रॉट अबाउट द सेवरल चेंजेस। जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो दूसरे देश में जो पढ़ाई होती है, एजुकेशन होती थी वेस्ट साइड में, उसकी वजह से भी हमारे यहाँ बहुत सारे बदलाव आए, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन हमारे देश में लाने वाले ब्रिटिशर्स ही थे। Though it was introduced in India by the British with the aim of creating a group of the westernized Indian who would serve at the lower levels of administration। ब्रिटिशर्स ने ये सोच के इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को स्टार्ट किया था कि जो इंडियंस हैं उनके उनसे काम कराया जा सकेगा, और जो लो लेवल का जो जॉब्स होती हैं उस पे इंडियन को वो अपॉइंट कर देंगे और वो सारा काम देखेंगे। इट ऑल्सो ब्रॉट द पीपल क्लोजर। लेकिन इससे क्या हुआ, लोग पास आते चले गए। अब लोगों के पास नए नए विचार हो चुके थे, नए नए थॉट्स आ चुके थे, नए नए आइडियाज उनके दिमाग में थे। किसको लेकर? नेशनलिज्म को लेकर, लिबर्टी को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, सबऑर्गेनिटी को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम टू लिव एज यू चूज विदाउट एनी टू मेनी रिस्ट्रिक्शन। मतलब कि हम आज़ादी से रहना चाहते हैं, हमारे पर कोई रोक ना लगाई जाए। इक्वालिटी, बराबरी। सबऑर्गेनिटी मतलब टू गवर्न इटसेल्फ, मतलब हमको कोई बाहर से आके गवर्न नहीं करेगा, हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर अब लोगों के पास नए आइडियाज़ आ रहे थे, नए थॉट्स आ रहे थे। बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ फ्रांस में, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तो ये सब जो वॉर्स हुए, ये जो रेवोल्यूशन हुए, इसकी वजह से इंडिया के लोगों को प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिली, ताकि वो अपनी खुद की सेल्फ गवर्नमेंट बना सकें अपने देश के लिए। लोग अब अवेयर हो चुके थे, जागरूक हो चुके थे। क्यों? किसको लेकर? ब्रिटिश जो पॉलिसीज बना रहे थे इंडिया में, उसको लेकर। मॉडर्न एजुकेशन ऑल्सो इंट्रोड्यूस इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया विच यूनाइटेड द पीपल।
और जो नई मॉडर्न एजुकेशन आई थी जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज आई थी हमारे भारत में, इसने भी लोगों को एक कर दिया था, यूनाइट कर दिया था, अलग अलग पार्ट से लोगों को यूनाइट कर दिया था। द इंग्लिश एंड द वर्निकुलर प्रेस इन इंडिया, वर्निकुलर मतलब होता है मातृभाषा, highlighted the discriminatory policies adopted by the British and the exploitive nature of the government। जो इंग्लिश प्रेस होती हैं, जो न्यूज़पेपर छापती थी, या जो वर्निकुलर प्रेस होती थी, मतलब जो मातृभाषा में प्रेस काम कर रही थी, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स का जो पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स बना रहे थे, जो भेदभाव भरी हुई पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव, इस तरह की जो पॉलिसीज बना रहे थे उसको इन्होंने हाईलाइट करके अपने न्यूज़पेपर में दिखाया। साथ ही साथ गवर्नमेंट का, सरकार का जो नेचर है, जो इतना एक्सप्लोटिव नेचर है, इतना ख़राब नेचर है भारतीयों के प्रति, वो सारी चीज़ें भी हाईलाइट करी। प्रेस और लिटरेचर ने काफ़ी मदद करी लोगों के बीच में नेशनलिज्म की भावना को स्प्रेड करने में, या पैट्रिज्म जो हमारे देश के प्रति जो भावना होती है, देश प्रेम होता है, उसको जगाने में काफ़ी मदद की। डिस्क्रिमिनेटरी लॉ एंड पॉलिसी, ब्रिटिशर्स फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसी अडॉप्ट करी वो क्या थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लवाद। इंडियन कुड नॉट राइज टू द हाई पोस्ट इन द गवर्नमेंट, इंडियंस को कभी भी, भारतीयों को सरकार में बहुत ऊंची पोस्ट पे अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता था। देयर वर सेपरेट कंपार्टमेंट फॉर द वाइट इन द ट्रेन, यहाँ तक कि ट्रेनों में भी ब्रिटिशर्स के लिए अलग कंपार्टमेंट होता था जिसमें वो बैठते थे, और इंडियंस के लिए अलग कंपार्टमेंट, अलग जगहें होती थी बैठने की। कुछ कुछ पार्क्स, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट वो भी रिजर्व कर दिए जाते थे कि जहाँ पे सिर्फ यूरोपियन जा सकते हैं, ब्रिटिशर्स जा सकते हैं, इंडियंस नहीं जा सकते हैं। ऑल दिस क्रिएटेड अ रिजेंटमेंट टुवर्ड द ब्रिटिश रूल, इन सारी चीज़ों ने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स का राज्य यहाँ चल रहा था उसके खिलाफ लोगों में विद्रोह पैदा करने में मदद की, विच गॉट इंटेंसिफाइड इन 1870 एंड 1880। The policy of Viceroy Lytton, such as removing the import duty on British goods, increasing the taxes, conducting a grand and a lavish darbar in 1877 in Delhi, when some part of the country was suffering from famine, only served to upsurge the feeling of anger and outrage in the people। लॉर्ड लिटन जो थे, उन्होंने क्या किया था, कुछ पॉलिसीज बनाई, जैसे कि जो ब्रिटिशर्स का सामान हमारे देश में आता था उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगती थी, लेकिन हमारे सामान पे टैक्स लगता था। साथ ही साथ 1877 में दिल्ली के बड़े बड़े दरबारों में वो बहुत बड़ी पार्टीज रखते थे जिसमें काफ़ी पैसा खर्च होता था, जबकि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था फेमाइन से, भुखमरी से जूझ रहा था। तो ये सारी चीज़ों ने लोगों की भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंचाई और लोग काफ़ी एंगर, काफ़ी गुस्सा हो गए। नेक्स्ट, आर्म एक्ट और वर्निकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लिटन ने आर्म एक्ट और वर्निकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में पास किया था। आर्म एक्ट में क्या कहा गया कि इंडियंस किसी भी तरीके का आर्म, कोई भी हथियार अपने पास नहीं रख सकते हैं, लेकिन यूरोपियन रख सकते हैं। मतलब वो सारा रिस्ट्रिक्शन, सारी रोक इंडियंस पे थी। हम इंडियंस कोई भी आर्म नहीं खरीद सकते, लेकिन यूरोपियन अपने पास कोई भी आर्म रख सकते हैं। आर्म का मतलब यहाँ हथियार की बात की जा रही है। वर्निकुलर प्रेस एक्ट, वर्निकुलर प्रेस एक्ट का मतलब होता है कि इस एक्ट के तहत पूरी तरीके से जो वर्निकुलर प्रेस, मतलब जो मातृभाषा में जो प्रेस चल रही हैं, जो काम कर रही हैं, न्यूज़पेपर छाप रही हैं, उनके ऊपर कंट्रोल रखा गया, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि वो सरकार के खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं प्रिंट करेंगी। अगर वो सरकार की, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी ऐसी चीज़ है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी चीज़ पब्लिश नहीं की जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट को कुछ भी लग रहा है कि वो उनके अगेंस्ट में है या ऑब्जेक्शनल है, तो वो वर्निकुलर प्रेस को उसको प्रिंट नहीं करने देती थी। 1883, लॉर्ड रिपन इंट्रोड्यूस द इल्बर्ट बिल, इन्होंने इल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया। बिल का नाम सर इल्बर्ट के नाम पे पड़ा था, जो कि एक लीगल एडवाइज़र थे। इस बिल के अकॉर्डिंग क्या था, इस बिल में ये लिखा गया था, इसका मतलब ये था कि जो इंडियन जजेस हैं, जो हमारे इंडिया के जज होते थे, वो यूरोपियन के ऊपर या इंग्लिशमैन जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनके ऊपर अगर कोई केस लगा है तो उस केस को वो सुन सकते हैं, उसके ऊपर वो अपना फैसला सुना सकते हैं। तो यूरोपियंस ने काफ़ी ज़्यादा इस बिल को अपोज किया। क्यों किया? क्योंकि यूरोपियंस तो, ब्रिटिशर्स तो अपना रूल करने आए थे यहाँ पे, और इस बिल में तो ये लिखा गया था कि इंडियन जजेस भी उनके ऊपर केस अपना देख सकते हैं। तो यूरोपियंस ने काफ़ी इस बिल को अपोज किया, जिसका नतीजा क्या किया गया, इस बिल में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट हुए। अब इंग्लिशमैन के जो केसेस होते हैं उनको कौन सी ज्यूरी, जजेस देखेंगे, एक मिक्स जज देखेंगे, मतलब उसमें कुछ जज इंडियंस होंगे तो कुछ इंग्लिशमैन भी होंगे। इस वजह से भी इंडियंस की फीलिंग, जो भावनाएं थी, काफ़ी उनको ठेस पहुंची। नेक्स्ट पॉलिसी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब इंडिया से ज़्यादा पैसा और वेल्थ निकाल निकाल के अपने देश में ले जाना।
इंडियंस का काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, काफ़ी ज़्यादा शोषण, इकोनॉमिक तौर पे, आर्थिक तौर पे काफ़ी शोषण जो है ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान हुआ था। ब्रिटिशर्स की वजह से क्या हुआ, हमारी जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो इंडस्ट्रीज थी उनको काफ़ी ज़्यादा उससे उनको नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारे जो आर्टिस्ट थे और जो क्राफ्टमैन थे जो काम करते थे ऐसी इंडस्ट्रीज में, उनको काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान भी पहुंचा। इंडिया वॉज रिड्यूस टू बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया सिर्फ एक तरीके से रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन चुका था, कि हमारे यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल जो था एक्सपोर्ट होके दूसरे देश में जाता था। एंड द इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड फ्रॉम द ब्रिटेन, और साथ ही साथ हमारा देश इम्पोर्टर बन चुका था किस चीज़ का, ब्रिटिशर्स के सामान का। हमारे देश में सामान दूसरे देश का आता था, और हमारे देश से सिर्फ रॉ मटेरियल जो कच्चा माल जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज को ज़रूरत होती है सामान बनाने के लिए, ज़्यादातर ब्रिटेन को होती थी, तो हमारे यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल जाता था, और वहाँ पे वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके सामान बनाते थे और हमारे देश में इंपोर्ट करके भेजते थे। इंडियन रेवेन्यू वॉज यूज टू परचेज द रॉ मटेरियल, हमारे देश का पैसे का इस्तेमाल किया जाता था रॉ मटेरियल को खरीदने में। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे अपने कॉलोनियल रूल को बढ़ाने के लिए। बहुत ज़्यादा हैवी हैवी टैक्सेस, कर लगाए जाते थे पीजेंट्स के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर, जिसकी वजह से पीजेंट्स पूरी तरीके से क्या हो गए थे, कंगाल हो गए थे। तो मेन फोकस क्या था, मेन फोकस कॉलोनिज्म का था। कॉलोनिज्म मतलब अपनी जो वो एक्सपेंशन कर रहे थे अपना, तो उस कॉलोनिज्म का मेन फोकस था थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि इंडिया से ज़्यादा पैसा निकाल के बाहर ले जाना है अपने देश में। A large part of the Indian wealth was being transferred or drained to Britain in the form of expenses like the salary and pension. इंडिया का बहुत ज़्यादा जो पैसा था वो एक तरीके से ब्रिटेन में ट्रांसफ़र किया जाता था, किस फॉर्म में, सैलरी और पेंशन के रूप में, कि जो भी ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ इंडिया में काम कर रहे थे, जो भी सिविल सर्वेंट, मिलिट्री ऑफिसर्स जो काम कर रहे थे, वो सैलरी और पेंशन जो पा रहे थे वो इंडिया का ही एक तरीके से पैसा होता था। दादा भाई नौरोजी कंसिडर्ड दिस ड्रेन एज अ बेसिक कॉज ऑफ इंडिया पॉवर्टी, और जो दादा भाई नौरोजी थे उनका ये मानना था कि इंडिया की जो गरीबी का कारण है वो यही कारण है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि इंडिया का ज़्यादातर सारा पैसा जो है वो ब्रिटेन में जा रहा है। एंड अ फंडामेंटल ईवल ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, साथ ही साथ उनका ये भी मानना था कि ये जो ब्रिटिश का रूल चल रहा है इसकी सबसे बड़ी जो जड़ है वो यही जड़ है, वो ये जो ईवल है वो इसीलिए है क्योंकि हमारा सारा पैसा जो है, सारा जो वेल्थ है, इकोनॉमिक हमारी जो प्रोस्पैरिटी है वो ड्रेन करके ब्रिटेन में जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था स्टूडेंट्स, तो उस समय बहुत सारी राजनीतिक पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रही थी। फ्रॉम 1850 ऑनवर्ड, 1850 की स्टार्टिंग से वेरियस पॉलिटिकल एसोसिएशन बिगैन टू बी फॉर्म, अलग अलग कंट्री में अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने लगी थी। और सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर फॉर्म्ड वर द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉर्म की गई थी वो थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, ब्रिटिश एसोसिएशन एंड द मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852। ज़्यादातर इसके जो मेंबर्स होते थे वो काफ़ी पढ़े लिखे इंडियंस होते थे, और ज़्यादातर अपर सेक्शन मतलब अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, और ये बिलीव करते थे कि अगर हम पेटिशन लिख लिख के सरकार को अपनी मांग बताएंगे और अपनी अपनी ग्रीवियांसेस, अपनी तकलीफ बताएंगे, और गवर्नमेंट को हम अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। द नीड फॉर ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा इन 1876 बाय द सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन बनाया गया था 1876 में, और इसको बनाने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नाउ इट वाज द प्रोड्यूसर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के बाद क्या बना, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, मतलब पहले ये बनी है फिर आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में बनाया गया था। हमारे देश में अलग अलग जगहों से 72 डेलीगेट्स जो थे बॉम्बे में आते हैं, मिलते हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहला जो सेशन था वो बॉम्बे में हुआ। और इस कांग्रेस के जो पहले जो प्रेसिडेंट चुने गए थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अ रिटायर्ड ब्रिटिश सर्वेंट एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जिनका नाम एलन था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में। ये उन्हीं के एफर्ट का नतीजा ही था। साथ ही साथ हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जैसे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त,
फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में, फाउंड करने में मदद की। ए ओ ह्यूम एम फॉर द आईएनसी टू बी अ सेफ्टी वॉल, अ फोरम वेयर द डिसकंटेंट फेल्ट बाय द इंडियन पॉपुलेस कुड बी एक्सप्रेस। ए ह्यूम, उनका ये मानना था, उनका ये एम था कि आईएनसी एक तरीके का प्लेटफॉर्म बन जाए कि जो भी इंडियंस की तकलीफें हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो यहाँ पे एक्सप्रेस की जा सके। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन अलग अलग सालों में अलग अलग जगहों पे हमारे देश में होता रहा है और उसका एक प्रेसिडेंट चुना जाता था उस रीजन से, जिस रीजन में, जिस इलाके में इंडियन नेशनल कांग्रेस होती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक बार आपका सेशन बॉम्बे में पड़ा, फिर दूसरी बार सेशन आपका कैलकाटा में पड़ा। तो पहली बार हमने देखा कि पहली बार जब बॉम्बे में सेशन बना था, तब उस समय प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे? तब प्रेसिडेंट आपके चुने गए थे WC बनर्जी। फिर हमने देखा कि सेकेंड टाइम पे आईएनसी का जो सेशन हुआ वो कहाँ हुआ? कैलकाटा में हुआ। तो कैलकाटा में जब ये सेशन हुआ, तब इसके प्रेसिडेंट कौन चुने गए? दादा भाई नौरोजी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। स्टूडेंट 1885 से लेकर 1905 का जो समय था, उसको मॉडरेट का पीरियड कहा जाता है। कि जो मॉडरेट पीरियड है वो 1885 से, मतलब ऐसे लीडर्स जो कि मॉडरेट पॉलिसी को अडॉप्ट करते थे, तो उस पीरियड को कहा गया मॉडरेट पीरियड। इस पीरियड के दौरान कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर्स थे, उनके ऑब्जेक्टिव, उनका उद्देश्य क्या था? कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स जो मॉडरेट थे और जो आईएनसी का हिस्सा थे, वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, MG राणा डे, फिरोज शाह मेहता। ये सब मॉडरेट कहलाए जाते थे। Moderate leader demanded greater participation of Indian in the administration and the government, which was an attempt to reduce the drain of wealth. इनका ये मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी जो वेल्थ को लूट के लेके जा रहे हैं उसको कम किया जा सके। मॉडरेट्स जो थे वो ब्रिटिश रूल में यकीन करते थे। बस उनकी कंप्लेन क्या थी? वो ये कंप्लेन करते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो गलत तरीके से रूल कर रहे हैं। ये बिलीव करते थे कि अगर उनको अपनी डिमांड फुलफिल करनी है तो बहुत ही शांत तरीके से हमें अपनी डिमांड रखनी चाहिए, संविधान को फॉलो करके करनी चाहिए। हमें पटिशन, हमें रेजोल्यूशन, परसुएशन, मतलब एक तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को लिखेंगे, बताएंगे और पीसफुल तरीके से अपनी डिमांड्स को पूरा करवाएंगे। ये आर्टिकल्स लिखते थे जिसमें ये मेंशन किया जाता था कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स हैं हमारे देश में रूल कर रहे हैं और हमारी आर्थिक स्थिति को ख़राब कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये चाहते थे कि पब्लिक जो है अवेयर हो जाए इस चीज़ से कि ब्रिटिशर्स का जो रूल है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो कैसे बाइस्ड नेचर के हैं, कैसा दोहरा नेचर है उनका। दे फर्मली बिलीव दैट द ब्रिटिश वुड accept the fair demand of the people if they were expressed and the government was made aware of them. उनका ये भी मानना था, ये भी बिलीव था कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी डिमांड्स को पूरा कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, अगर हम सही ढंग से सरकार को ये बात एक्सप्रेस करें और सरकार हमारी प्रॉब्लम के प्रति अवेयर हो जाए तो ये हमारी डिमांड्स को पूरा करेगी। लेकिन मॉडरेट की ये जो पॉलिसी थी, ये जो काम करने का तरीका था, इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा और साथ ही साथ लोगों के अंदर ये कॉन्शियसनेस, जागरूकता जगाने में भी बहुत ज़्यादा मददगार नहीं साबित हुई। ग्रेजुअली बाद में क्या हुआ? मैनी इंडियंस स्टार्टेड रेजिंग द क्वेश्चन। इंडियंस जो थे अब क्वेश्चंस करने लगे थे, सवाल खड़ा करने लगे थे कि कांग्रेस किस तरीके से, किस स्टाइल में काम कर रही है। द फेलियर ऑफ द मॉडरेट, मॉडरेट का ये जो पीरियड था, ये काम करने का तरीका था, अब वो फेल हो चुके थे क्योंकि उनकी कोई भी डिमांड तो पूरी हो नहीं रही थी, जिसकी वजह से कुछ हमारे लीडर्स जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल भी बुलाया जाता है, इन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया मॉडरेट को। क्रिटिसाइज करना मतलब आलोचना करना स्टार्ट कर दिया कि पीसफुल तरीके से, शांत तरीके से काम हमारा नहीं होगा। तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इनको क्या कहा गया? इनको एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, इनको रेडिकल कहा गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव मेजर्स को फॉलो करते थे, मतलब ये बहुत ही तेज तर्रार थे और ये वायलेंट मेथड को भी अडॉप्ट करने में बिलीव करते थे कि अगर आज़ादी हासिल करनी है तो एग्रेसिव होना पड़ेगा। दे स्ट्रेस्ड ऑन, ये किस चीज़ पे जोर देते थे? सेल्फ रिलायंस, अपने पे बिलीव रखना है, कंस्ट्रक्टिव वर्क, कि कुछ कंस्ट्रक्टिव ठोस काम करने होंगे। ये बिलीव करते थे कि लोगों को लड़ना पड़ेगा अपने स्वराज के लिए। जैसे कि तिलक जी ने एक स्लोगन भी लिखा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं हासिल करके रहूंगा। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।